हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी भूगोल की पुस्तक के अध्याय 2 के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमें दिया हुआ है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें भूमि जो है, जो कि यहाँ पे हम मानचित्र में भी देख सकते हैं। भूमि यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में है, चारों तरफ जल से घिरे हुए ही क्षेत्र हैं। ठीक है, तो केवल अगर कुल पृथ्वी के भाग का देखें तो 30% ही भूमि है, बाकी जल से घिरा हुआ है 70% भाग। ठीक है, अब हम देखते हैं विभिन्न देशों में भूमि का कैसे कैसे प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि भूमि अन्य कई तरीकों से उपयोग की जाती है। जैसे कि फसल के लिए, कृषि के लिए भूमि कार्य हो सकता है। ठीक है, उसका उपयोग चारागाह के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें जानवरों को चराया जा सकता है। वन के लिए भी इसका उपयोग होता है, काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे अगर उग जाते हैं। ठीक है, और अन्य उपयोग विभिन्न प्रकार के मानवीय आवास या प्रौद्योगिक या औद्योगिक क्षेत्र, तो ये भी अन्य उपयोग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में देखें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आप नक्शे में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं हम, तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। ठीक है, जो कि एक द्वीपीय देश भी है, महाद्वीपीय देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो कि फसल भूमि है, कुल भूमि का 6% है। ठीक है, चारागाह भूमि कुल भूमि का 56% है या 56% है, जो कि सारे अगर देश में देखें तो चारागाह सबसे अधिक है। ठीक है, वन क्षेत्र यहाँ पे 14% है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है काफ़ी क्षेत्र मरुस्थल है इसका। अन्य अगर उपयोग देखें भूमि का तो वो 24% है। ब्राज़ील ब्राज़ील हम यहाँ पे देख सकते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो ये है ब्राज़ील क्षेत्र, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वन भी पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके फसल भूमि यहाँ पे 9% उपयोग किया जाता है कुल भूमि का। ठीक है, चारागाह यहाँ पे 20% उपयोग किया जाता है कुल भूमि का। वन क्षेत्र जो है 66% है। यहाँ पे सर्वाधिक हम वन क्षेत्र देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमेजन नदी बहती है, जिससे काफ़ी इसकी संगठित नदियाँ हैं, जिसके द्वारा वनों का काफ़ी क्षेत्रफल बढ़ गया है। अन्य उपयोग देखें तो 5% इसके क्षेत्र का अन्य उपयोग में लिया जाता है। कनाडा कनाडा हम यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका का काफ़ी बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, तो कनाडा में भी देखें तो 5% फसल भूमि का उपयोग किया जाता है। चारागाह के लिए 4% उपयोग किया जाता है। वन वन में अगर देखें तो 39 या 39% है। अन्य उपयोग इसका 52% किया जाता है। ठीक है, चीन चीन जो कि एशिया का एक देश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीन, ये हुआ चीन। ठीक है, हमारे भारत देश के जस्ट ऊपर ही है। तो चीन में भी अगर उपयोग देखें तो फसल भूमि 10% उपयोग किया जाता है। चारागाह यहाँ पे 34% अर्थात 34% उपयोग किया जाता है। वन यहाँ पे 14% है और अन्य उपयोग जो भूमि का है वो 42% है। फ्रांस फ्रांस हम देख सकते हैं, यूरोपीय देश है फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हुआ फ्रांस। तो फ्रांस के भी भूमि के उपयोग के बारे में चर्चा करें तो 35% यहाँ पे फसल उपजाने के लिए उपयोग किया जाता है भूमि का। चारागाह के लिए 21% उपयोग किया जाता है। वन क्षेत्र के लिए 27% और अन्य उपयोग के लिए 17% उपयोग किया जाता है। भारत हमारा भारत देश, यहाँ पे अगर ये हुआ हमारा भारत देश। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो भारत में 51% यहाँ पे फसल क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि फसल क्षेत्र में अगर सभी देशों में देखें तो सर्वाधिक है। ठीक है, 51%। चारागाह यहाँ पे बहुत कम है कहना चाहिए, 4% इसमें चारागाह उपयोग किया जाता है। वन क्षेत्र हमारा 22% है और अन्य अगर उपयोग देखें तो यहाँ पे 17% है। ठीक है, जापान जापान देख लेते हैं एक बार मैप में हम। तो ये हुआ जापान। ठीक है, जो कि चीन के दाएं तरफ है। जापान में 12% फसल भूमि के लिए उपयोग किया जाता है कुल भूमि का। चारागाह के लिए 2% उपयोग किया जाता है। वन क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक है, 67% अर्थात 67%। हमने यहाँ पे ब्राज़ील का भी वन क्षेत्र देखा था, जो कि 1% ही कम है, 66% है। और जापान का उसके कुल भूमि का जो वन क्षेत्र है वो 66% है। अन्य अगर उपयोग देखें तो 19% है। ठीक है, रूस रूस जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रूस है, जो कि यूरोप और एशिया दोनों देशों में आता है। तो रूस में 8% फसल भूमि में उपयोग किया जाता है। चारागाह के लिए 5% उपयोग किया जाता है। वन क्षेत्र इसका भी सर्वाधिक है, 44%। और अन्य अगर उपयोग देखें तो भी 44% यहाँ पे उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम, इसे यूके कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, या इसे इंग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड है, तो इसमें फसल भूमि 29% उपयोग किया जाता है। चारागाह 46% और वन 10% और अन्य उपयोग 16% उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यूएसए, जो कि उत्तर अमेरिका का सर्वाधिक विकसित देश भी है। ठीक है, तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इसमें 21% जो है फसल भूमि के लिए उपयोग किया जाता है कुल भूमि क्षेत्र का। चारागाह का 26%, वन के लिए 32% और अन्य उपयोग के लिए 21% उपयोग किया जाता है।
अब हम यहाँ चर्चा करते हैं पूरे विश्व का। ये चूंकि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, तो इन अगर क्षेत्र में पूरे भूमि क्षेत्र को लें तो विश्व का 11% भूमि क्षेत्र फसल भूमि के लिए उपयोग किया जा रहा है, चारागाह 26% उपयोग किया जा रहा है, वन 31% उपयोग किया जा रहा है, अन्य उपयोग इसके 32% हैं। तो ये रही हमारी सारी दुनिया को लेके एक चर्चा भूमि के उपयोग को देखते हुए। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूमि के जो संरक्षण के उपाय, ठीक है, क्योंकि मृदा काफ़ी मात्रा में निम्नीकृत होती है, चाहे बारिश के द्वारा हो, चाहे हवा तूफान के कटान की वजह से हो, तो इससे बचाव के हम उपाय देखेंगे। प्रथम है मल्च बनाना, मल्च या मेड़ बनाना, ठीक है। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल इत्यादि से इसको ढक दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे आपका भूमि है तो इसको एक मल्च बना दिया जाए या मेड़ बना के ऊपर से प्रवाल आदि से ढक दिया जाए, जिससे कि नमी भी सुरक्षित रहती है और मिट्टी भी सुरक्षित रहती है, ठीक है। वेदिका फार्म बना देने से अगर आपकी कृषि भूमि है तो वहाँ पे आप अगर मेड़ बना दें उनके बीच बीच में, तो इस प्रकार से भी मिट्टी को जो है अपरदन से रोका जा सकता है। कई बार हम देखते हैं पहाड़ों पे जो कृषि की जाती है तो वो ढलानी वाले क्षेत्रों पे उनमें समुच्चय रेखीय जुताई किया जा सकता है। अगर यहाँ पे ढलानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इस प्रकार से जुताई कर दिया जाए कि वहाँ से जो आने वाली पानी या हवा तूफान जो भी है तो वो इस मिट्टी को सीधे सीधे न काटते हुए इससे क्षैतिज रूप से इसके साथ में टकराए, जिससे कि मिट्टी की जो है अपरदन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी समुच्चय रेखीय जुताई की जा सकती है। आगे देखें, रक्षक मेखलाएं भी कर सकते हैं। अगर आपकी भूमि काफ़ी ढलान पे है या मान लीजिए एक मैदानी क्षेत्र में भी है तो हवा के वजह से भी वहाँ पे काफ़ी मात्रा में भूमि का अपरदन हो सकता है, तो आप चारों तरफ मेड़ के चारों तरफ यहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं, एक रक्षक मेखलाएं बना सकते हैं, जिससे कि मृदा का अपरदन कम होगा, ठीक है। समुच्चय रेखीय रेखाएं रोधिकाएं ये क्या होती है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, पर्वतीय जो क्षेत्रों में कृषि की जाती है तो अगर ढलानों पे एक मेड़ बना दिया जाए जो कि क्षैतिज दिशा में हो ढलान के, तो इस प्रकार से भी एक समुच्चय रोधिकाएं बना के वहाँ पे हम इसका मृदा का अपरदन रोक सकते हैं, ठीक है। चट्टान बांध ये ऐसी जगहों पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे पानी काफ़ी तेज मात्रा में बहती है, ठीक है, तो वहाँ पे चट्टान बांध बनाए जा सकते हैं, जिससे मृदा अपरदन रुक जाती है। बीज की फसल रुक जाना ये भी एक प्रमुख कहना चाहिए उपाय हो सकता है। अगर आपने पूरे खेतों में या अपने कृषि भूमि में एक प्रकार के फसल लगाए हैं और अगर उनके बीच में आप छोटे छोटे दूसरे भी फसल लगा दिए रहते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी जड़ें आपस में मिट्टी को संगठित करके रखती है और मिट्टी का अपरदन कम होता है। तो ये विभिन्न उपाय हैं, ठीक है, अपरदन से रोकने के लिए। आगे देखें, अब जल के बारे में चर्चा करते हैं। तो जल जो है वर्धा में, ठीक है, वर्ष में 1975 में जो जल का जो क्षमता थी मानव उपयोग के लिए वो थी 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, ठीक है। एक व्यक्ति के पीछे 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष एक मतलब जल का उपयोग हुआ करता था, परंतु 2000 के आते आते तक यह 3000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जल का जो उपयोग है वो बढ़ते रहा, ठीक है। पर और देखें, जो एक टपकता हुआ नल है, अगर आपने किसी नल को खुला छोड़ दिया या उसमें कोई समस्या है तो अगर उससे एक एक बूंद भी बार बार टपकते रहता है तो एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर की पानी की वहाँ पे बर्बादी हो जाती है, जो जल व्यर्थ चला जाता है, ठीक है। अगर हम देखें औसतन एक भारतीय व्यक्ति अगर हर दिन के अगर उपयोग का देखें उसका तो 150 लीटर प्रतिदिन का उसके उपयोग में आते हैं, ठीक है। चाहे नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में या खाने पीने के तौर पे पूरा ले लिया जाए तो 150 लीटर प्रति व्यक्ति एक दिन का उपयोग होता है। जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पे आप महाराष्ट्र देख सकते हैं। महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसकी जनसंख्या थी 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 लाख बोल सकते हैं इसको। तो इसके जो अमरेली शहर हैं तो यहाँ पे पानी खरीदने के लिए भी पूर्णतः निर्भर हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी की कितनी मांग है, ठीक है। प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए। अगर आप इससे कम हुआ तो हमें पानी खरीदना भी पड़ सकता है, ये हालात हो सकते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं देखते हैं। तो अब देखते हैं अधिकांश देशों में जल उपलब्धता में क्या क्या समस्या हैं। तो जो अफ्रीका के देश हैं, ठीक है, ये अफ्रीका के देश हैं। पश्चिम एशिया जो यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन ज़्यादा होता है, ये वाले देश जो हैं।
दक्षिण एशिया, जिसके अंतर्गत हमारा भारत भी आता है, ठीक है। पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूएसए का पश्चिमी भाग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तरी जो मैक्सिको है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का भाग, ये भी एक भाग है जिसमें पानी की प्रमुख समस्याएं हैं। और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया कहना चाहिए काफ़ी मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जल की आपूर्ति के कमी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, तो काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे पानी प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखें, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के बारे में चर्चा करें तो भारत देश के उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पूर्वी वाले पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे और उसके पूर्वी क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेशों में, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है या वर्षा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वहाँ पे बांस काफ़ी बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक जानकारी हुई। और अगर देखें कि विश्व की वनस्पति, तो विश्व में विभिन्न प्रकार के अक्षांश रेखाएं के द्वारा मौसमों का विभाजन होता है, ठीक है। ये अगर देखें तो विषुवत रेखा के द्वारा पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें उत्तर में उत्तरी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। तो इसके द्वारा मौसम का भी एक प्रारूप तैयार कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरे अगर वनस्पति को देखें तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वन पाए जाते हैं, ठीक है, पूरे विश्व के अंतर्गत। जहाँ बारिश की मात्रा थोड़ी कम होती है वहाँ घास पाए जाते हैं, और जहाँ उससे भी कम बारिश होती है वहाँ छोटे छोटे घास से भी छोटे प्रकार के एक कहना चाहिए उसको गुल्म कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। और जो आर्कटिक क्षेत्र होता है जो कि ध्रुवों के पास होता है, तो वहाँ पे लाइकेन, काई लाइकेन, इस प्रकार के टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे विश्व प्रतिरूप में वनस्पतियों का वितरण है। इसके लिए ही एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना है जिसे CITES साइट्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जिसका अगर पूरा देखें तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये दुनिया भर के जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो संकटग्रस्त प्रजाति रहती है उसका एक लिस्ट तैयार करके उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है समिति, ठीक है। इसमें विभिन्न प्राणी और पक्षी और अनेक जातियां इसकी सूची में आती है, जिसके अंतर्गत इन्होंने सूची बनाई है अत्यधिक जो संकटग्रस्त, और उसके अंतर्गत कम संकटग्रस्त और भी जो सामान्य जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, तो इनके व्यापार को कंट्रोल करती है, ठीक है। इनके जो ज़्यादा संकटग्रस्त जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं उनके व्यापार पे प्रतिबंध लगाती है। और इसमें मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो 5000 जातियाँ, ठीक है, पशुओं की है जिसमें जीव जंतु आदि आते हैं, और पौधों की तो 28,000 प्रजातियाँ हैं जो कि साइट्स या CITES के द्वारा संरक्षित की जाती है, ठीक है। अगर उदाहरण देखें तो भालू, डॉल्फिन, ये काफ़ी संकटग्रस्त प्रजाति डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि संकटग्रस्त स्थिति में है, अतः इनका संरक्षण काफ़ी आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।